नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी ने जो चीन को कड़ा संदेश दिया है उसकी। चीन का नाम लिए बिना ऐसी चेतावनी दी है कि चीन में हलचल मच गई है। मोदी के भाषण से आखिर बीजेपी में भूकंप यानी चीन में भूकंप कैसे आया है वो हम आपको बताएंगे। चीन आखिर मोदी के भाषण से इतना बौखला क्यों गया है, और स्पेशल स्टोरी में बात होगी कानपुर में हुए कत्लेआम की। कैसे हमारे 8 पुलिस के जाबाज शहीद हो गए, कहां चूक हुई और कौन है वो हत्यारा जिसने हमारे पुलिस जवानों की जान ले ली। मोदी की दहाड़ से चीन पूरी तरह से डर गया है। मोदी ने लेह में दहाड़ लगाई तो बीजिंग में हलचल मच गई। चीन का चैन पूरी तरह से गायब हो गया। चीन के चप्पे चप्पे में मोदी की दहाड़ से हलचल मची हुई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत की तरफ से चीन को सबसे बड़ी चुनौती मिल गई है। अब चीन इस गलतफहमी में न रहे कि भारत गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का बदला नहीं लेगा। दूसरे की जमीन कब्जा करने वाली चीन की दोगली नीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि चीन को जैसे का तैसा जवाब देना बहुत अच्छी तरह से जानता है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह से चीन को ऐसी फटकार लगाई कि इसकी गूंज बीजिंग तक पहुंच गई और चीन पूरी तरह से बौखला गया है। जो चीन भारत को कमजोर समझकर पहले दादागिरी दिखाता था, वो चीन अब गिड़गिड़ाने लगा है। मोदी के लेह दौरे से चीन इतना बौखला गया है कि चीन के विदेश मंत्रालय को ये कहना पड़ गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को भड़का रहे हैं। मोदी ने बिना नाम लिए जब चीन के खिलाफ दहाड़ लगाई तो चीन पूरी तरह से थर-थर कांपने लगा। पीएम मोदी ने चीन को चेताते हुए कहा कि भारत बांसुरी वाले को भी मानता है और भारतीय लोग सुदर्शन वाले को भी अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए चीन किसी गलत फहमी में न रहे। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन के साथ 1965 से शांति वार्ता की बात जो चल रही है, लेकिन चीन हमेशा धोखा करता है। भारत हमेशा शांति समझौते का पालन करता है, लेकिन चीन जो कहता है वो उससे पलट जाता है। चीन जो कहता है वो उसका कभी पालन नहीं करता। अब चीन का दोहरा चरित्र पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, इसलिए भारत ने भी चीन को अब उसी की भाषा में समझाने की ठान ली है। अब भारत शांति की पहल नहीं करेगा, बल्कि चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। शांति की पहल तो भारत ने काफी कर ली, लेकिन शायद चीन को शांति पसंद नहीं है। अब वक्त आ गया है कि जब चीन को उसके किए की सजा दी जाए। हर बार भारत ही क्यों शांति की पहल करे? अगर भारत ही हमेशा शांति की पहल करता रहेगा तो चीन इसे भारत की उदारता नहीं बल्कि कमजोरी समझता है। इसीलिए अब भारत शांति की पहल नहीं बल्कि चीन को उसके कारनामों की सजा देगा। क्योंकि बार बार शांति की पहल करने को शायद चीन इसे कायरता समझता है। भारत अब चीन को सबक सिखाएगा और अब चीन भारत से रहम की भीख मांगेगा, तभी उसे भारत की शक्ति का अंदाजा होगा। शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है।
लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला भी बढ़ाया और जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना चीन का नाम लिए ड्रैगन को खूब खरी खोटी सुनाई। भारत की तरफ से चीन को अब इतनी कड़ी चेतावनी मिल चुकी है। इस बार भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया है कि चीन अब पूरी तरह से बौखला गया है। बॉर्डर पर चीन की धोखेबाजी को पूरी दुनिया समझ चुकी है। चीन के खिलाफ भारत ने ग्लोबल गोलबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सब चीन के खिलाफ भारत के साथ हैं। अब चीन के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। चीन चारों तरफ से घिरता जा रहा है। चीन के लिए आने वाला वक्त इतना मुश्किल होने वाला है कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के पास आधुनिक तकनीक वाले हथियार हैं। जमीन हड़पने वाले जिनपिंग को शायद नहीं पता है कि अब भारत के पास ऐसे हथियार हैं कि चीन की सेना कहीं टिक नहीं पाएगी। भारत के पास इतना गोला बारूद है कि चीन में चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं नजर आएगा। का अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। मोदी ने लेह पहुंचकर चीन को चेता दिया है कि अब उसकी दादागिरी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। लेह पहुंचकर मोदी ने चीन को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर युद्ध हुआ तो चीन कहीं का नहीं रहेगा। भारत के हौसले के आगे चीन कहीं पर टिकने वाला नहीं है। भारत के जवानों ने अगर ठान लिया तो चीन घुटनों के बल आकर भारत से रहम की भीख मांगेगा। इसलिए बेहतर यही है कि चीन अपनी हद में रहे, वरना अगर युद्ध हुआ तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। भारत की सेना अब इतनी अपडेट हो चुकी है कि चीन उसके सामने कहीं टिक ही नहीं पाएगा। भारत के पास आधुनिक हथियारों का ऐसा जखीरा है कि चीन का पता नहीं लगेगा कि चीन कहां चला गया है। दुनिया के कई देशों से भारत ने ऐसी आधुनिक तकनीक हासिल कर ली है कि चीन के छक्के छूट जाएंगे। इसलिए चीन अब किसी गलतफहमी में न रहे। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन अपनी विस्तारवाद वाली नीति से बाज नहीं आ रहा है और लगभग हर पड़ोसी के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। भारत से लेकर जापान और तिब्बत तक कई देश चीन से खफा हैं। चीन बातें तो विस्तारवाद के खिलाफ करता है, लेकिन उसकी नीयत यही रहती है कि वो विस्तारवाद करके अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा कर ले। दूसरे की जमीन पर कब्जा करना चीन की बहुत पुरानी हरकत है, लेकिन अब चीन के विस्तारवाद के युग का अंत होने वाला है। चीन दूसरे देशों की जमीन पर हमेशा गंदी नजर रखता है, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जमीन हड़पने वाली चीन की नीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चीन अभी भी कई दशक पुरानी नीति पर ही चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि विस्तारवाद का युग अब नहीं चलेगा। ये युग विकासवाद का है और दुनिया में जिन लोगों ने विस्तारवाद की नीति को अपनाया है उन्हें या तो मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े या फिर मुड़कर वापस लौटना पड़ा। यही पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना उसे पढ़ाया। चीन को अब ये पाठ सीखना होगा, नहीं तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चीन को चेतावनी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश भी है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। सिर्फ भारत ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अमेरिका तो चीन से इतना ज्यादा खफा है कि कभी भी चीन को अमेरिका के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन भी चीन की हरकतों से नाराज है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में भयंकर गुस्सा है और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है। मोदी ने चीन को बता दिया है, हर बार मुश्किल समय में भारत ने विजय प्राप्त की है और आगे भी विजय प्राप्त करता रहेगा। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है। चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे। देश के जवानों में मोदी ने हौसला भर दिया कि वो दुनिया के सबसे बहादुर जवान हैं। भारत के जवान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में जिस नीमू पोस्ट पर जवानों से मिलने गए, वो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक पोस्ट माना जाता है। 15 जून को लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान देश के 20 जवान शहीद हो गए थे और कई जवान जख्मी भी हो गए। चीन के भी कई सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। जवानों ने चीनी सैनिकों से लोहा लेकर देश की रक्षा की और जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए और जवानों की जमकर सराहना की। जवानों ने जिस हौसले के साथ मां भारती की रक्षा की, उसकी जयकार पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज पूरा देश भारतीय जवानों के पराक्रम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर कानपुर मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वारदात के बाद पुलिस फुल एक्शन में आ गई है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन कानपुर में कत्लेआम वाली रात की पूरी कहानी क्या थी, वो भी आपको जानना चाहिए। जिला कानपुर, थाना क्षेत्र चौबेपुर और गांव बिकरू। मुखबिरी सटीक थी, तैयारियां दोनों तरफ से थी। बिकरू थाने पहुंची 3 थानों की पुलिस फोर्स एनकाउंटर की तैयारी में थी, तो उधर विकास दुबे गैंग के 35 अपराधी आधुनिक हथियारों से लैस अपराधी अटैक के लिए तैयार थे। देर रात जब पुलिस टीम विकास और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए बिकरू गांव पहुंची, तो इसी जेसीबी मशीन को लगा करके पुलिस का रास्ता रोका गया और रास्ता रोकने के बाद पुलिस जब तक समझ पाती तब तक अपराधी जो पहले से अम्बुश लगाए हुए थे, घात लगाए कहा जाए, उनको पूरी सूचना थी कि पुलिस दबिश देने आ रही है। उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और आप देख सकते हैं गाँव के अंदर जो मकान बना क्लीन हुआ, इसके हर दरवाजे पर कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे 1-2 नहीं लगे हैं, हर कोने पर के कैमरे लगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे घर की अगर हम बात करें तो दसियों की संख्या कैमरे लगे। उसने अपने पूरे घर को किले में तब्दील कर रखा था। दबिश की भनक तो पूरी थी और ऐसे में खाकी पर खूनी वार की तैयारी में छुपे बदमाशों को पकड़ने जैसे ही पुलिस गांव में पहुंची, घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पहले तो पुलिस टीम का रास्ता जेसीबी लगाकर रोक दिया और जब तक पुलिस संभल पाती, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में बिल्हौर के देवेंद्र कुमार शहीद, शिवराजपुर थाना प्रभारी महेश चंद्र यादव शहीद, सब इंस्पेक्टर नेबू लाल शहीद, बंधना चौकी इंचार्ज अनूप कुमार शहीद, कांस्टेबल सुल्तान सिंह शहीद, कांस्टेबल राहुल शहीद, कांस्टेबल जितेंद्र शहीद, कांस्टेबल बबलू शहीद, जबकि 7 जवान अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिकरू गांव में इसी जेसीबी को लगा करके पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की थी बदमाशों ने, और बदमाशों में जो नेतृत्व कर विकास दुबे, उसकी और उसके साथियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस के 8 जवान, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी, एक थाना अध्यक्ष समेत 8 लोग
मौके पर शहीद हुए। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, जिनको इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। रात हम सो रहे थे, 1-1:30 बजे आवाज गोलियों की सुनाई दी। बस वहीं अपने घर पर, दूर है हमारा मकान उधर। सर हम ड्यूटी करके आए थे 9 बजे। कहाँ से? घड़ी कंपनी से, घड़ी डिटर्जेंट से ड्यूटी करके आए। ऊपर सो रहे थे, फायर गोली चली। अब ये हमने टाइम नहीं देखा तो माता जी बोली देखो कहीं गोली चलने लगी। हम तो नौकरी झाड़ू पोंछा खाना बनाती है। यहीं रहते हो? हाँ। तो कब आए विकास मालूम नहीं? नहीं, कल नहीं थे। पुलिस पर घातक प्रहार और जवानों की शहादत के बाद पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौका मुआयना करने का था। मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। कानपुर से सटे जिले कन्नौज, औरैया, उन्नाव की सीमाएं सील करके धरपकड़ तेज कर दी गई। पुलिस को जांच में सहयोग के लिए एसटीएफ को लगा दिया गया। शासन और प्रशासन का कहना कि हर लेवल पर जांच की जाएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें ढूंढकर कानून के सामने पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कानपुर में कत्लेआम पर विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरना अब शुरू कर दिया है। तो वहीं सरकार ने भी पुलिस को खुली छूट दे दी है कि पुलिस जवानों की जान लेने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा मिले जिसके बारे में सोचकर ही दूसरे अपराधी सहम जाए। कानपुर कत्लेआम में पुलिस ने भले ही विकास दुबे के 2 करीबियों को ढेर कर दिया हो, लेकिन सबको इंतजार है कि विकास दुबे पर शिकंजा कब कसेगा। विपक्ष ने सरकार से कई ऐसे तीखे सवाल किए हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार दावे करती है कि अपराधी तो जेलों में हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अपराधी यूपी में आए दिन बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इस बार तो पुलिस वालों को ही निशाना बना लिया गया। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बना है। जिस तरह की घटनाएं रोज प्रदेश में सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई के पोल को खोलने का काम किया है। योगी जी जुमला बोलना बंद करें कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं बचे हैं। जिस प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित न हो, जिस प्रदेश में पुलिस अपराधियों द्वारा मारी जा रही हो, उस प्रदेश के जंगल राज का पैमाना लगाना आसान है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी घटना पुलिस वालों के साथ आज तक नहीं हुई और यह घटना कई सवाल खड़े करती है। कानपुर में 8 पुलिस जवानों के शहीद होने की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली तो वो खुद कानपुर पहुंच गए और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि वो दूसरे अपराधियों के लिए नजीर बनेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद देने का भी ऐलान कर दिया और घायलों के उपचार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। कानपुर का कत्लेआम पूरी यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती है। कई दशकों में शायद ऐसा पहली बार है जब यूपी में इतनी बड़ी जघन्य वारदात हुई हो, जहां पर पूरी की पूरी पुलिस टीम का ही कत्लेआम कर दिया गया हो। आखिर इतनी बड़ी वारदातें कैसे हो जाती हैं? क्या अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस को कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा? आखिर प्रदेश में बढ़ते क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अपराधी खाकी को ही निशाना बनाने लगेंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आइए अब आपको बताते हैं कौन है विकास दुबे, जिसने कानपुर में सबसे बड़ा कत्लेआम किया। विकास दुबे मूल रूप से कानपुर के बिठूर के सिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। गांव में विकास दुबे ने अपने घर को किले जैसा बना रखा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना उसकी मर्जी के घर के भीतर कोई जा भी नहीं सकता है। जिस विकास दुबे ने कानपुर पुलिस के 8 जाबाजों की जान ले ली, वो बहुत दुर्दांत अपराधी है। कानपुर में उसने ऐसा दबदबा कायम कर रखा है कि उसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं है। कई हाई प्रोफाइल मर्डर भी कर चुका है, लेकिन विकास दुबे के खिलाफ कोई गवाही तक नहीं देता है। इसीलिए उसे जेल से बाहर आने में देर नहीं लगती है। और इस बार तो उसने पुलिस की पूरी टीम का ही बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करवा दिया। ये जो भी घटना हुई है, ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी। उनके ऊपर हमला किया गया है कि हम शीघ्र ही मामले की तह तक पहुँचेंगे और अपराधियों को उनकी उस जगह पहुंचाएंगे जहां उनको होना चाहिए। पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है, उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, एसटीएफ को लगाया है, एफएसएल को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। अब आपको विकास दुबे की क्राइम कुंडली बताते हैं। कानपुर के चौबेपुर में 60 केस दर्ज हैं। हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। 2000 में सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में नामजद है। 2000 में राम बाबू यादव की हत्या का आरोप है। जेल से विकास दुबे ने हत्या की साजिश रची। 2001 में थाने में घुसकर हत्या का आरोप है। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप है। 2004 में केबल व्यवसायी की हत्या करवाई। 2013 में विकास ने फिर एक हत्या करवाई। 2018 में चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया। विकास दुबे की कई राजनीतिक दलों में अच्छी पैठ है और इसीलिए वो पुलिस से नहीं डरता है। अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त में विकास दुबे को महारत हासिल है। जमीनों पर अवैध कब्जे करना विकास दुबे के बाएं हाथ का खेल है और इसी के दम पर वो करोड़पति भी बन गया। बिकरू गांव के लोग बताते हैं कि आसपास के इलाके में विकास दुबे का दबदबा है। विकास दुबे जिसे पसंद करता है वही चुनाव जीतता है। पिछले 15 सालों से विकास दुबे के परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं। विकास दुबे की पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। विकास दुबे के पिता किसान हैं और विकास दुबे कुल 3 भाई हैं, जिनमें से विकास सबसे बड़ा है। 8 साल पहले विकास के एक भाई की हत्या कर दी गई थी। गांव के लोगों के मुताबिक साल 2000 में सिवली के नगर पंचायत अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी से विवाद के बाद विकास ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकास के खिलाफ चाहे जितने केस दर्ज हों, लेकिन गांव का कोई आदमी विकास के खिलाफ गवाही नहीं देता है। विकास दुबे के रसूख का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई बार गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कभी उसे सजा नहीं मिल पाई और जेल से वो बाहर आ जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।